अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजेब खानजादा। इल्जाम तराशियों का मामला पाकिस्तान से अब लंदन पहुंच गया है। शहबाज शरीफ ने सहाफी डेविड रोज और डेली मेल के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। खबर में लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं या फिर शहबाज शरीफ के दावे दुरुस्त हैं, जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि बरतानिया में केस तैयार करने में तो वक्त लगता है, मगर ट्रायल जल्द मुकम्मल होता है और ट्रायल शुरू हो गया तो जल्द पता चल जाएगा। गुज़िश्ता साल 14 जुलाई को बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर शाया की और इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए आने वाले फंड्स में करप्शन की, जिस पर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत जाने का ऐलान किया और अब तकरीबन 6 महीने बाद शहबाज शरीफ ने लंदन की हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि डेली मेल की खबर इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर की हिदायत पर छापी गई। लंदन की अदालत में सब वाज़ेह हो जाएगा। ये जो स्टोरी जो मनगढ़ छापी गई, ये इमरान खान नियाजी की हिदायत पर छापी गई और जो शहजाद अकबर उनके जो चापलूस हैं, बाकी चापलूसों की तरह उन्होंने उनकी हिदायत के ऊपर मनोन अमल किया। और वो सवालात दिन रात मुझसे पूछते थे कि मेरे 18 सवाल हैं, मेरे 10 सवालात हैं। आज उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो ये कि मैं बरतानिया की हाई कोर्ट में आई हैव गॉन टू लंदन हाई कोर्ट और इंशाअल्लाह उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि वो शहजाद अकबर के खिलाफ अदालत क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की मगर अदालती दायरा कार का मसला था। अलबत्ता वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि शहबाज शरीफ ने उन्हें बरतानिया की अदालत ले जाने का कहा था मगर वो मेरे खिलाफ अदालत नहीं गए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास मजीद शवाहिद मौजूद हैं, अगर सहाफ़ी डेविड रोज ने मांगे तो उन्हें दे देंगे। श्योर के जो डेविड रोज के पास सबूत हैं वो पूरे होंगे। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे ऊपर मुकदमा भी करते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरे पास डेविड रोज से जायद सबूत हैं। शहबाज शरीफ साहब आपकी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी कर चुके हैं वैसे पिछले कुछ दिनों में, तो हो सकता है ये भी पूरी कर दें। बिल्कुल पूरी कर दें, मेरी कोई इस तरह नहीं। दो चीज़ें, एक तो उन्होंने मेरे सवालात का जिक्र किया तो मैं शहबाज शरीफ साहब को याद कराता चलूँ कि सवालात जो मैंने उनसे 16 किए थे वो तो इसके बाद की दूसरी कड़ी थी। अच्छा। जिसमें इनकी फ्रंट कंपनियां जहां इन्होंने अपने मुशीरान लगाए हुए थे जो इनके नाम पे किकबैक्स कमीशन लेते थे और वो फिर इनके बेटे के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते थे वो सारे पैसे, वो निसार गिल और वो दूसरी कंपनी, ये जो एरा वाले पैसों की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने इनको कुछ चेक्स भी दिखाए थे। या तो ये अब लंदन हाई कोर्ट में मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा कि वो ये बतलाएंगे कि ये जो चेक है JS बैंक का जिसको ये इशू हुआ है 13 मिलियन का 2013 में अली इमरान के नाम, ये जाली चेक है। उसके अभी तक ये मेंटेन कर रहे हैं कि जो डेविड रोज की खबर है वो दुरुस्त है। मैं समझता हूँ डेविड रोज की खबर सिर्फ 10-20% है, उससे ज़्यादा 80% तो अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंक्वायरियों में सामने आ रहे हैं। आप ये सारे सबूत लेके जाएंगे लंदन हाई कोर्ट में? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे ऊपर भी मुकदमा करते तो मैं खुद जाता, लेकिन आई एम श्योर डेविड रोज के पास भी ये सारे सबूत होंगे तो उसने ये स्टोरी की है। उसके पास ये सबूत कैसे आए हैं? चले, हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। हमें अच्छा, आप दे देंगे अगर आपसे मांगेगा? देखें, आप हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। और पहले भी शहजाद अकबर कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ मुझे लेके जाएं लंदन की अदालत, अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगा। शहबाज शरीफ चले गए हैं, शहजाद अकबर के बगैर चले गए हैं, तो क्या शहजाद अकबर अदालत में जाएंगे? उस वक्त उन्होंने कहा था 95% हमारे पास है, 5% स्टोरी में था, आज कह रहे हैं 80% हमारे पास है। और सिर्फ शहजाद अकबर ही नहीं, सहाफ़ी डेविड रोज भी शहबाज शरीफ को चैलेंज करते रहे। 23 दिसंबर को उन्होंने अपनी खबर शेयर की और ट्वीट किया कि पाकिस्तान में मौजूद मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि 25 जुलाई को दिए गए शहबाज शरीफ के बयान पर क्या पेशरफ्त हुई है, तो मेरा जवाब है कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये मामला शुरू हुआ गुज़िश्ता साल 14 जुलाई को जब बरतानवी अखबार डेली मेल में खबर शाया हुई जिसके मुताबिक बरतानिया के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की यानी डिफिड ने बरतानिया के टैक्स दहिंदगान के पैसे से शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को 50 करोड़ पाउंड बतौर इमदाद दिए। तफ्तीशकारों के मुताबिक डिफिड ने यह रकम ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए दी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने इमदादी रकम में से लाखों पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी साबिक फाइनेंस डायरेक्टर इकराम नवीद ने तस्लीम किया
कि इदारे को 2005 में क़याम से लेकर 2012 तक डिफिड से 54 मिलियन पाउंड्स मिले। ये रकम बहाली और तवील मुद्दत के दूसरे मंसूबों के लिए थी। इकराम नवीद ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि जब डिफिड इराक को फंड दे रहा था तो उसने 1.5 मिलियन पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की, जिसमें से 1 मिलियन पाउंड्स अली इमरान को दिए। इकराम नवीद ने मजीद कहा कि उसमें निस्फ रकम बराह रास्त इराक के अकाउंट से मुंतकिल की गई, जिसकी तस्दीक बैंक से भी होती है। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने इस हवाले से शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान से मौक़िफ़ लेने और सवालों जवाब देने के लिए तलब किया तो वो पेश ना हुए क्योंकि वो लंदन में है। अखबार ने डिफिड की अपनी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इराक में एहतसाब का कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद इराक को भारी रकम दी गई। खबर के मुताबिक बरतानिया के टैक्स दहिंदगान का पैसा ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए दिया गया था, लेकिन बरतानवी टैक्स दहिंदगान के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ न किया जा सका। तफ्तीशकार उस वक्त डिफिड के दीगर मंसूबों के लिए भी फराहम की जाने वाली इमदादी रकूम का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशकार जायजा ले रहे हैं कि क्या रकूम का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया या नहीं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है। अब यहाँ डिफिड का मौक़िफ़ भी अहम है क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डेली मेल ने अपनी खबर को सच साबित करने के लिए बहुत कम ठोस सबूत दिए। हमने रकूम और तामीरात का ऑडिट करवाया था। बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा बिल्कुल ठीक जगह पर खर्च हुआ। रकम से ज़लज़ला मुतासिरीन ही की मदद हुई। बयान में कहा गया है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद बरतानिया की जानिब से इराक को स्कूलों की तामीर की इमदाद दी, जिसके बाद स्कूल तामीर हुए, उनका ऑडिट भी किया गया। बयान के मुताबिक बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा बिल्कुल ठीक जगह पर खर्च हुआ और इस इमदादी रकम के जरिए ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद की गई। हम पूरे एतमाद हैं कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान के पैसे को फ्रॉड से महफूज रखा गया। यानी डिफिड ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो बरतानवी अखबार की स्टोरी के खिलाफ था, मगर शहजाद अकबर ने और हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो बरतानवी अखबार के साथ था। फिर गुज़िश्ता साल 26 जुलाई को शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे और उनके सहाफ़ी डेविड रोज़ के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी दरख्वास्त दायर कर दी और अब तकरीबन 6 महीने बाद लंदन की हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बरतानवी कानून क्या कहता है और इस हवाले से कब तक फैसला होगा और क्या वजह है कि शहबाज शरीफ इतने पुरएतमाद लग रहे थे। लंदन में इस मामले को बहुत करीब से कवर करने वाले और सियासी मामलात को देखने वाले नुमाइंदे मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, बहुत करीब से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ आज इतने कन्विंस्ड और पुरएतमाद नजर आ रहे थे? मगर जाहिर है शहजाद अकबर अपनी जगह पर पुरएतमाद है, मगर लंदन में शहबाज शरीफ पुरएतमाद नजर आ रहे थे। जी शाजिब, शहबाज शरीफ को ये पूरा यकीन लग रहा है कि उनके खिलाफ जो डेली मेल का जो केस है वो वीक है और उसकी वजह यह है कि अब जब केस बाकायदा तौर पर यहाँ लंदन हाई कोर्ट में अब दाखिल हो चुका है, अब डेली मेल के लिए और डेविड रोज़ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं। अब डेली मेल को यहाँ जज के सामने ये साबित करना पड़ेगा जब भी ट्रायल शुरू होता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन खुद की, वो उसके बेनिफिशरी खुद थे और वो जो DFID का प्रोग्राम था और जो अरा के जो एलिगेशंस हैं कि जो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन जो फंड जो इन्होंने 2 तरह के इल्ज़ाम पैसे खाए कि शहबाज शरीफ ने वो डायरेक्टली वो पैसे लिए, उससे बेनिफिट किया और उसको मनी लॉन्डर किया और बरतानिया में स्टैश किया। जो पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम है जो हमने देखे हैं तकरीबन 7 सफ़ात है जिनके ऊपर डेली मेल के ने जो एक एक इल्ज़ाम लगाया, एक एक लाइन और लफ्ज़ और तस्वीरें, उन सब के ऊपर जो कार्टर रख ने ऑब्जेक्शन किया, उन सब के ऊपर उनने जो मेल ग्रुप है उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है, ये उनको नहीं मिली और उसके बाद ये यहाँ पर गए हैं कोर्ट में। अब इसके लिए जो जज के सामने अब डेली मेल के ऊपर ये जब उनके वकला के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो जज के सामने इस्टेब्लिश करें कि जो आर्टिकल की जो एक ओवरऑल टोन थी और उसमें जो स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट जो एलिगेशंस थे वो उनको साबित करें कि शहबाज शरीफ ने उनसे बेनिफिट किया, मनी लॉन्ड्रिंग की और बरतानिया पैसा लाए। अगर डेली मेल ये साबित नहीं कर पाता डायरेक्ट लिंक जो कि आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है तो ये डेली मेल के लिए प्रॉब्लम है। और अगर डेली मेल ये साबित कर लेता है और ये कोर्ट को ये भी देखना है उसके साथ साथ कि ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है और जो चीज़ें आ रही है वो अंडर ड्यूरेस कोई चीज़ नहीं ली गई हो, वो लीगल मीन से सारा एविडेंस लिया गया है और उसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, पॉलिटिकल एंगलिंग का आंसर नहीं है, उस सूरत में फिर ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है अगर जो डेली मेल है वो अगर ये इल्ज़ामात साबित कर दे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग केस है तो शहबाज शरीफ ने इतना टाइम क्यों लिया? चाहे शहजाद अकबर हो या फिर डेविड रोज़ हो, 6 महीने से मुसलसल उन्हें बाकायदा तौर पर तनकीद कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों ले लिया? जी शाहजेब, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि कोई भी जो एक केस है चाहे वो टेररिज्म का हो, डेफामेशन का हो, फाइनेंस का हो,
तकरीबन यहाँ पर 1 साल से 1.5 साल का अरसा, ये नॉर्मल सी बात है। ये केस अगर आप देखा जाए तो जो एलिगेशंस थे आधा साल पहले लगे हैं और तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद ये केस अब जो आ गया। अगर आप नॉर्मल जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो देखें तो उस हिसाब से ये केस बिल्कुल इन टाइम आगे हुआ है, इसमें कोई जल्दी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ किसी भी जज के सामने जाने से पहले, ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले वकीलों को ये भी साबित करना होता है कि वो जो डिफेंडेंट है उन्होंने डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ जितने भी जो पॉसिबल एवेन्यूज़ ऑफ इंगेजमेंट है वो एग्जॉस्ट किए हैं। उनको दिखाना पड़ता है कि हमने मुख्तलिफ औकात में लिखा और डिफेंडेंट हमारी बात नहीं मान रहा, हमसे इंगेज नहीं कर रहा, लिहाजा हम यहाँ पर कोर्ट में आए। चूँकि कोर्ट्स यहाँ पे इनकरेज ये करती हैं कि आप कोर्ट में ना आएँ, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दें। आप कोर्ट्स के पास जस्टिस लेने के लिए बेहतर यह है कि ये मामलात आप सिविल मैटर्स खुद निपटा दें। ऐसा नहीं हो सका। आज जो यहाँ पर जो कार्टर रक के वकला थे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डेली मेल को लिखा, बार बार लिखा और डेली मेल ने उनसे किसी भी पॉइंट के ऊपर इंगेज करने से इनकार कर दिया। असम, मगर जो वकील हैं वो भी क्या केस लेने से पहले मेरिट देखते हैं कि हम ये केस जीत भी सकते हैं या नहीं? अगर शहबाज शरीफ का केस किसी ने लिया है वहां पर क्या ये देखा जाता है? जी शाहजेब, जो कार्टर रक है ये जो बरतानिया की जो सबसे बड़ी जो मीडिया की और डेफामेशन की लॉ फर्म्स है उनमें से एक आती है। इसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है और इस जो फर्म है उसकी जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 90% तक है, यानी आउट ऑफ 100 या 90% केसेस इससे पहले पास्ट में ये जीते हैं। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी फर्म है, जो 4-5 जो बहुत अच्छी फर्म्स हैं, बहुत महंगी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, उनका एक बुनियादी स्टैंडर्ड ये है कि वो कोई भी क्लाइंट जब उनके पास केस लेके जाता है तो वो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं देखते, वो उसमें कुछ और इश्यूज़ नहीं देखते। उनके पास सबसे पहले जो उनके पास स्टैंडर्ड है वो यही है कि क्या केस में स्ट्रेंथ है या नहीं। वो अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ एक खुद अपना ट्रायल रन करते हैं और जब उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वो कोर्ट में जाकर हारेंगे नहीं, क्योंकि हारने की सूरत में जितनी उनके क्लाइंट को नुकसान, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है उतना उस फर्म को भी होता है और उसकी बैड रैंकिंग में जाती है। लिहाजा चाहे वो ये केस हो या कोई और केस हो, ये फुल सेटिस्फेक्शन के बाद ये फर्म्स लेती हैं। और इस केस में चूँकि एक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो डेली मेल के जो एलिगेशंस है वो डेली मेल को साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और वो एलिगेशंस ये हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, शहबाज शरीफ ने DFID का पैसा खाया है और शहबाज शरीफ ने जो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन फंड था उसके भी बेनिफिशरीज है। लेकिन उसके जो डेली जो यहाँ पे कार्टर रक है वो रिलाई इस बात पे करेगा कि सिर्फ चंद दिन पहले शफकत महमूद लंदन में थे, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि जो DFID का पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम था वो लार्जली सही था। DFID खुद इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिबटल इशू कर चुका, बरतानवी हुकूमत ये कह चुकी है कि हमारा पाकिस्तान के लिए जो प्रोग्राम था वो सही था और वो उसमें उन्होंने कोई एकदम डायरेक्ट बड़ी पेमेंट्स नहीं की थी। वो जो मुख्तलिफ जो हिस्सों में हुई थी वो डिलीवरी के साथ साथ पेमेंट्स हुई थी। DFID को कोई इस बारे में कंसर्न नहीं है कि उनका पैसा जो ब्रिटिश टैक्स पेयर का पैसा है वो पाकिस्तान में वो उसकी मिस यूज़ हुई है। लिहाजा अब जो अखबार है उसको ये सारी चीज़ें साबित करना पड़ेंगी और जो कार्टर रक है वो कॉन्फिडेंट है कि अखबार और जो डेली मेल है वो उसको साबित नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्जा, हमें लंदन से बता रहे थे। बड़ा अहम और दिलचस्प केस होगा ये जैसे ये आगे बढ़ेगा। साथ ही शराद अकबर ने आज चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से भी बताया कि क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही। इसमें जो इस वक्त रुकावटें हैं, नवाज शरीफ साहब जो इस केस में अरेस्ट थे, अचानक बीमार हो गए, लंदन चले गए, अभी अपने तबी इलाज के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, ज़मानत पे हैं। अब वो उनके वापस आने पे तफ्तीश इस केस में आगे बढ़ेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका भी तकरीबन अदम ताउन है इसके अंदर, क्योंकि वो कहती मुझे तो कुछ पता नहीं है, दादा जान को पता होगा। इसहाक डार बहुत अहम सारा काम पहले तो यही करते थे सलमान शहबाज से पहले, वो भी आजकल लंदन में मुकीम हैं। उनकी वापसी के लिए भी हम तक वो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी हीले बहारे खान हैं और हसन हुसैन जो हैं वो तो पहले से ही वहाँ पे मुकीम हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इस केस में नैब की हिरासत में रह चुके हैं। 12 अक्टूबर को नैब ने नवाज शरीफ को इस केस में जेल से गिरफ्तार किया और जिस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया उस वक्त वो इसी केस में नैब की तहवील में थे और नैब उससे पहले भी जेल में उनसे तहकीकात करता रहा था। इसी तरह इस केस में नैब ने मरियम नवाज को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया, फिर 4 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। इस दौरान मरियम नवाज नैब की तहवील में रही तकरीबन 3 महीने तक। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किस जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा जुर्म से हासिल किया गया है। अब तक नैब इन गैर मुल्कियों से मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक भी नहीं जोड़ सका है।
और नैब को इस हवाले से मजीद काम करने की जरूरत है। अदालत ने लिखा कि सिर्फ इस बुनियाद पर मरियम नवाज ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए थे, इस रकम को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम करार नहीं दिया जा सकता और ना ही इसे आमदनी से जायद असासा कहा जा सकता है। बादियुन नजर में इस रकम का जरिया सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी लिखा हुआ है। आगे चलकर अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त जमानत के हवाले से फैसला करते हुए केस के मेरिट्स को हमेशा देखा जाता है। किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला इसकी सजा से हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का कोई इजाला नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज साहबा 3 महीने तक कैद में रहीं, उसके बावजूद शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ताउन नहीं किया। उससे पहले भी वो तफ्तीश में पेश होती रहीं। नवाज शरीफ साहब को मुसलसल केस में तफ्तीश होती रही, मगर वो कह रहे हैं केस इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा कि ताउन नहीं हो रहा। हालांकि जुल्फी बुखारी साहब का केस बगैर उन्हें गिरफ्तार किए नैब ने बंद कर दिया। और क्या उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्या उनके ताउन की ज़रूरत नहीं थी? यहाँ पर गिरफ्तारियाँ करके भी केस आगे नहीं बढ़ रहा और जो गिरफ्तार 3-3 महीने लोग रहे हैं उनके हवाले से अकबर साहब कह रहे हैं कि वो ताउन नहीं कर रहे हैं, यानी कि गिरफ्तार किया गया शख्स ये माने कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो केस आगे बढ़ेगा। नैब के पास अपने क्या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिनका शहजाद अकबर साहब बार बार हवाला देते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए लगता है कि टाइम मुश्किल शुरू हो गया है। कल 1 दिन के अंदर फैसला करेगी पंजाब हुकूमत की उनकी जमानत में तौसी होगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपसे पहले वाली हुकूमत और आपकी हुकूमत बहुत से लोगों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेके आई है, तो इनको क्यों नहीं ला सकते? जी, प्रोसेस तो चल रहा है, प्रोसेस चलेगा। देखिए, एक्स्ट्रेडिशन का जो प्रोसेस है वो केसेस फाइल हुए हैं और अभी बाकी केसेस और भी फाइल होने हैं एक्स्ट्रेडिशन, क्योंकि उसमें आपको प्रोक्लेमेशन का पूरा प्रोसेस गुजारना पड़ता है। तो हम वो प्रोसेस परसू कर रहे हैं। हम उसको कोई पीछे नहीं कि आप उनको ले आएंगे नवाज शरीफ साहब को? देखिए, मियाँ साहब को आना चाहिए क्योंकि वो अदालत से वादा करके गए हैं, लेकिन नहीं आएंगे तो लेके आए। नहीं आएंगे तो लेकर आएंगे। हुकूमत वाज़ेह पैगाम दे रही है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुसलसल अब सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से दी गई रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार देकर नई मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। मतलूबा रिपोर्ट्स ना देने पर तनकीद हो रही है और उन रिपोर्ट से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की दी गई 3 दिन की डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का 28 जनवरी को नवाज शरीफ को लिखा गया खत सामने आया है, जिसमें नई मेडिकल रिपोर्ट्स देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। और साथ ही महकमा दाखिला पंजाब ने इस खत में यह भी वाज़ेह किया है कि रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में दस्तयाब रिकॉर्ड पर नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया जाएगा। इस खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई 3 दिन की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। महकमा दाखिला पंजाब के खत के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ ने 23 दिसंबर को अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए जमानत में तौसी की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक की थी, जिन्हें डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने हतमी राय कायम करने के लिए नाकाफी करार दिया था, जिस पर ख्वाजा हारिस को 6 जनवरी को खत लिखकर नई मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई और इसके लिए नवाज शरीफ के जाती मुआलिज को भी ईमेल की गई। जबकि 13 जनवरी को लिखे गए एक खत में भी नए मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की गई थी, जिस पर नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिनका नवाज शरीफ के लिए बनाए गए खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने जायजा लिया। और वो मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि जमा कराई गई रिपोर्ट्स में प्लेटलेट से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। उसके साथ साथ सीबीसी, किडनी फंक्शन, बोन मैरो और पेट स्कैन से मुताल्लिक भी मालूमात नहीं दी गई, जिस पर 18 जनवरी को खत लिखकर एक बार फिर ये रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर अता तारड़ की जानिब से 20 जनवरी को जवाब दिया गया कि मतलूबा रिपोर्ट डॉक्टर से मिलते ही जमा करा दी जाएंगी। लेकिन 8 दिन गुजरने के बावजूद इस हवाले से कोई जवाब नहीं मिला है। महकमा दाखिला पंजाब ने अपने खत के आखिर में लिखा है कि नवाज शरीफ मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स 3 दिन में जमा नहीं कराते तो दस्तयाब रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत से मुताल्लिक फैसला कर दिया जाएगा। यानी नवाज शरीफ की जमानत पंजाब हुकूमत खत्म करने का इंदिया दे रही है अगर उनकी तरफ से रिपोर्ट्स नहीं दी गई। इस हवाले से वजीर आजम की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक एवान का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को मेडिकल बोर्ड ने नाकाफी करार दिया है और उनके वकील से नई रिपोर्ट्स तलब की। लिखा है कि जो दस्तावेज उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो दी थी पंजाब हुकूमत ने उसको नाकाफी करार दे दिया है और साथ ही ख्वाजा हारिस साहब से रिपोर्ट भी तलब की है कि वो लेटेस्ट वो तमाम इन्वेस्टिगेशन और खतूत नहीं वो रिपोर्ट्स जमा कराएं और नवाज शरीफ साहब को वो 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट्स जमा कराने की हदायत जारी की है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जो आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नवाज शरीफ के हवाले से जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स ना देने पर नवाज शरीफ पर उन्होंने तनकीद भी की और कहना था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स से मुतालिक बार बार बताया जाता था, लेकिन अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। मियां नवाज शरीफ साहब का आप देख लें, जब वो पाकिस्तान में थे तो लम्हा ब लम्हा उनकी सेहत के ऊपर ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटलेट्स काउंट आता था। पंजाब हुकूमत पिछले 6 हफ्तों से उनसे पूछ रही है कि खुदा के लिए अपनी लैब रिपोर्ट्स दे दें। जो मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर इनके अपने डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अदनान उस मेडिकल बोर्ड है, ताकि इतना बड़ा लैटिट्यूड किसको दिया जाता है कि मुल्ज़म का डॉक्टर भी उसके अंदर बैठा हो। जब मेडिकल बोर्ड कहती है कि ये जो आपने लेटर लिखा है इसके अंदर, तो डॉक्टर साहब यही फरमाते हैं जो एक 70 साल के शख्स के अंदर 4-6 बीमारियाँ हो सकती हैं, आप बराए मेहरबानी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दें। आपकी बेल जो थी वो कैंसिल हो चुकी, मतलब ख़त्म हो चुकी है। ऐसे नहीं चल सकता कि आप लंदन में बैठ के वो घूमते फिरते रहें और यहाँ पे हम बैठ के आपका इंतज़ार करते रहें। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की जानिब से अब तक 2 बार मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। पहली रिपोर्ट 23 दिसंबर को उनकी जमानत में तौसी की दरख्वास्त के साथ जमा कराई गई और फिर 13 जनवरी को नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में एक तस्वीर सामने आने के बाद उनकी बीमारी पर सवालात उठना शुरू हुए तो हुकूमत ने नवाज शरीफ को 48 घंटों में नई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी, जिस पर 15 जनवरी को नई रिपोर्ट जमा कराई गई। अब अहम बात यह है कि नवाज शरीफ अपनी बीमारी के इलाज के लिए जब बैरून मुल्क गए तो वापसी की यकीन दहानी के साथ गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्ते की जमानत दी थी और कहा था कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं होती तो वो 8 हफ्ते बाद जमानत में तौसी के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हुकूमत पंजाब से रुजू कर सकते हैं और जब तक सूबाई हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती वो जमानत पर रहेंगे। और अगर नवाज शरीफ जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं देते तो 8 हफ्तों की मुद्दत मुकम्मल होने पर उनकी जमानत खत्म हो जाएगी, यानी कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी। इस दौरान नवाज शरीफ की 2 मेडिकल रिपोर्ट जरूर जमा कराई गई और जमानत में तौसी की दरख्वास्त भी 23 दिसंबर ही को दी गई, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जानिब से उनकी दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दिया जा चुका है और ये वही मेडिकल बोर्ड है जिसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ को अदालत ने मुल्क से बाहर जाने दिया गया था और अब पंजाब हुकूमत ने उन्हें मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स कल तक जमा कराने की डेडलाइन दी है। ऐसा नहीं होता तो फिर पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार है, अदालत की तरफ से वो ये इख्तियार है कि वो नवाज शरीफ की जमानत में तौसी ना करे और उन्हें वापस वतन लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दे। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहले ज़ाहिर एक पूरा केस बिल्ड करती थी नून लीग, मरियम नवाज साहिबा भी ट्वीट करती थी, डॉक्टर अदनान भी बार बार बताते थे, प्लेटलेट्स काउंट का नंबर भी बताते थे। अब अगर जो मेडिकल बोर्ड जिसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ साहब गए थे वो मुतमईन नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये रिपोर्ट्स दें। हुकूमत की बात में वजन है इस सारी बात में? नहीं शाहजेब, हुकूमत की बात में बिल्कुल कोई वज़न नहीं है और मेडिकल बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड ने इस बात का फ़ैसला करना था कि क्या मियां नवाज शरीफ जो है उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन है या उनको बैरून मुल्क जाके अपना इलाज जो है वो करवाना चाहिए। बोर्ड ने उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स उनको अवेलेबल थी उस बुनियाद पे बोर्ड ने फ़ैसला कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है और उन्हें बैरून मुल्क जो है वो भेजा जाए। अब जब बोर्ड ने ये राय दे दी और उस राय के ऊपर अदालत ने जो है वो फैसला कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, अब उसके बाद इस बोर्ड का इन रिपोर्ट्स को मंगवाने का और इनको वैल्यू करने का कोई जवाब नहीं है और ना ही इसके पास कोई इख्तियार है। अदालत ने 8 हफ्ते की बेल जो है, राना साहब, अदालत ने 8 हफ्ते की जो जमानत दी वो इस मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर दी और उसमें जो एक्सटेंशन होगी वो पंजाब हुकूमत को इख्तियार दिया तो मेडिकल बोर्ड अप्रूव करेगा तो पंजाब हुकूमत देगी ना, तो मेडिकल बोर्ड का इख्तियार है अभी नहीं। ऐसा नहीं, सुन ले, बोर्ड का इख्तियार नहीं है। अदालत ने उनको 8 हफ्ते की बेल दी, 8 हफ्ते के बाद कहा कि अगर 8 हफ्ते के बाद अगर इलाज के लिए मज़ीद ज़रूरत हो तो आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई करें और जब आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे, पंजाब गवर्नमेंट जब तक डिसाइड नहीं करेगी आपकी ज़मानत सफ़र होगी और अगर पंजाब हुकूमत आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी तो फिर आप दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब इस दौरान जो बोर्ड है, बोर्ड ने ये फैसला किया कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, इनको बैरून मुल्क जो है वो जाने की इजाज़त दी जाए। अब मामला ये है कि ये एक यानी इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, लॉ है
कि जिस डॉक्टर जिस मुआलिज की अंडर ट्रीटमेंट होगा मरीज, ये फैसला उसने करना है। ये रिपोर्टें मंगवा के इस बोर्ड ने फैसला नहीं करना कि उनका इलाज वहां पे किस तरह से होना चाहिए, उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उनका कौन सा टेस्ट होना चाहिए। ये फैसला ये डॉक्टर ने करना है। ये कह भी नहीं रही डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट माजर के साथ हुकूमत ये कह भी नहीं रही। हुकूमत ये नहीं कह रही है कि आपने किस तरह उनका इलाज कराना है, किस किस्म का इलाज कराना है। हुकूमत कह रही है भाई जो आपने टेस्ट कराए थे उसकी पूरी रिपोर्ट्स जमा कराइए, क्योंकि जब ये गए थे तो मेडिकल बोर्ड ने यही कहा था कि ये टेस्ट है कुछ जो बाहर हो सकते हैं, तो जो पेट स्कैन है, जो दूसरे टेस्ट हैं, वो बार-बार कह रहे हैं आप जमा कराएं। पहले तो मरियम नवाज साहिबा बार-बार ट्वीट करती थी, आप लोग प्लेट काउंट बताते थे, अब आपकी जिम्मेदारी है बताना। नहीं देखे, नहीं शाहजेब, बात ये है कि जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये फैसला उस डॉक्टर ने करना है कि उनका इलाज जो है वो किस तरह से होगा, कितनी देर होगा, और उन्होंने उनको सेहतमंद या फिट जो है वो करार देना है। इस बोर्ड ने तो ये काम नहीं करना ना। मगर उस डॉक्टर, ये रिपोर्टें किस लिए मंगवा रहे हैं भाई? क्योंकि अदालत ने इनको जिम्मेदारी दी है राना साहब। ये किस बुनियाद पर फिर बताएं नवाज शरीफ साहब की बेल में तौसी, नवाज शरीफ साहब की जमानत में तौसी किस बात पर दे पंजाब हुकूमत, अगर वो रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, किस बात पर तौसी दे? सुन ले, नहीं शाहजेब, देखें लॉजिक ये है, ला ये है, मैं भी कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ। लॉजिक ये है कि इस बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब, इस बोर्ड ने उनकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे बाहर जो है वो ट्रांसफर कर दी। अब जिस बोर्ड के जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उसने फैसला करना है, नहीं वो फैसला करेगा तो राना साहब कब तक फैसला होगा, वो किस करे तरह से होगा और कब वो फिट होंगे। क्या वो ये फैसला भी कर रहे हैं कि जो मेडिकल टेस्ट राना कराए नवाज शरीफ साहब ने, उसकी जो रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को भेजनी या नहीं भेजनी, ये फैसला भी वो करेंगे? रिपोर्ट में ऐसा क्या सीक्रेट हो गया है राना साहब? नहीं देखें, रिपोर्ट भेजे, फैसला डॉक्टर करे। नहीं देखें, सुन ले, एक मरीज जो है वो किसी भी जो है वो इल्जाम में या किसी भी केस में हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक जिस डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट है उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको वहां से वेकेट नहीं कर सकते, आप उसको वहां से जो है वो जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। राना साहब ये सवाल ही नहीं है। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड ने अपना इख्तियार एक्सरसाइज कर लिया, तो ये अब इसने भेज दिया बाहर। अब बाहर जिन डॉक्टर्स के पास वो अंडर ट्रीटमेंट है वो फैसला करेंगे। तो राना साहब ये बोर्ड ये कब कह रहा है, ये बोर्ड ये कब कह रहा है कि वो फैसला ना करे डॉक्टर? ना ये पंजाब हुकूमत कह रही है, ये बोर्ड कह रहा है रिपोर्ट भेजिए। तो आप रिपोर्ट जो मांग रहे हैं वो रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे बार बार मांगने के बावजूद? क्योंकि जाहिर है अदालत ने इनको इख्तियार दिया है, तो इन्होंने रिपोर्ट देख के फैसला करना है ना। नहीं, इनको जो इख्तियार दिया था वो इख्तियार इन्होंने उस डॉक्टर या उस बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया है जिसके अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब वो बोर्ड, वो डॉक्टर फैसला करेगा कि इलाज किस तरह से होगा, कितनी देर होगा और कब वो सेहतमंद उनको करार देता है या उनको फिट करार देता है। अब ये रिपोर्ट ये अपने जो है वो यानी सियासत के लिए माजत के साथ इलाज का इख्तियार ट्रांसफर किया है ना। ये थोड़ी क्या मरियम नवाज ने अपना ट्विटर अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया है कि मैं नहीं बताऊंगी मेरे वालिद साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी हैं? डॉक्टर अदनान ने प्लेटलेट्स काउंट बताने का इख्तियार भी ट्रांसफर कर दिया कि मैं तो नहीं बताऊंगा। ये इख्तियार तो नहीं किया ना। सुन लें तो क्या नहीं, सुन लें, फिर ये गवर्नमेंट कहती ना कि मरियम नवाज जो है वो 7.5 अरब रुपए के स्टाम्प की जगह पे वो हमें स्टाम्प लिख के दे कि वो ट्विटर के जरिए हमें जो है वो रिपोर्ट जो है भेजती रहा करेंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी है उनकी। मगर अदालती फैसले के तहत आपने पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी के लिए मुतमईन करना है। अदालती फैसले के तहत 8 हफ्ते के बाद आपने मुतमईन करना है और फिर पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है कि उनकी जमानत में तौसी होगी या नहीं होगी। सुन लें, ये जो गवर्नमेंट है इसको उस वक्त तक तौसी देनी पड़ेगी जब तक जिन डॉक्टर्स जिस बोर्ड के ज़ेरे इलाज हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जब तक वो उनको सेहतमंद करार नहीं देता, जब तक वो ये कहता है कि इनका इलाज कंटिन्यू होना चाहिए, उस वक्त तक इनको तौसी देनी पड़ेगी। अगर ये तौसी नहीं देंगे ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत जो फैसला है वो उसी बुनियाद पे जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी बुनियाद पे करेंगे कि ये बोर्ड जो है ये नहीं अब फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक हो गई है और उनको इलाज की जरूरत नहीं है या उनको वापस लाया जाए। नहीं, जो सीक्वेंस आपने बताया उसमें एक मसला है कि अगर हुकूमत नहीं देगी, बेल में तौसी नहीं करेगी तो फिर मामला अदालत में जाएगा
और अदालत आपसे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के नताइज ही मांगेगी कि वो नताइज हमें दीजिए और साबित कीजिए कि आपका बाहर रहना मुल्क से अभी भी लाजमी है इलाज के लिए। तो फिर जब बेल ये कैंसिल करेंगे फिर ही आपने देनी है रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की। देखें, अगर नहीं शाहजेब, अगर अदालत जो है वो रिपोर्ट्स मंगवाती है तो मैं समझता हूं कि ये मैं उनके केस में कौंसल तो नहीं हूं, लेकिन मेरी राय ये होगी कि वहाँ पे उनका ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मैं इन डॉक्टर्स के जो है वो ज़ेर इलाज हूँ, उन डॉक्टर्स का मेरे इलाज से मुतल्लक ये ओपिनियन है, और वो जो भी ओपिनियन हो कि इस इलाज ने इस तरह से होना है, इस तरह से कंटिन्यू रहना है, इतने अरसे में वो इस काबिल होंगे कि वो दोबारा जो है वो सफ़र कर सकें या उनको फिट सेहतमंद करार दिया जा सके, उन डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल ओपिनियन या राय है उसमें कोई जुडिशल या एग्जेक्टिव जो है इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। मगर राना साहब, जब नवाज शरीफ साहब की पहली जमानत हुई तो अदालत ने मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन मांगा, मगर मेडिकल बोर्ड का जो ओपिनियन था अदालत ने यह भी देखा कि वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन दे रहा है। जब नवाज शरीफ साहब आप लोग जाएंगे अदालत में और आप कहेंगे कि जी लंदन में नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ये कह रहे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर की मर्जी है कि किस तरीके से वो इलाज करना चाहता है, अदालत नहीं पूछेगी आपसे भाई कौन सी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर कह रहे हैं, वो रिपोर्ट्स दिखाइए, तो आप नहीं दिखाएंगे अदालत को वो रिपोर्ट्स? नहीं, वो रिपोर्ट दिखाई जा सकती हैं, दिखाई जानी चाहिए, लेकिन जो राय है, जो प्रोफेशनल ओपिनियन है उन डॉक्टर्स की, वो प्रिवेल करेगी। अब ये इनकी राय प्रिवेल नहीं करेगी। इन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया कि मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, लिहाजा उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब बाहर जाके उन्होंने जो अपना इलाज शुरू करवाया है, जिससे शुरू करवाया है, उस डॉक्टर की प्रोफेशनल ओपिनियन जो है वो प्रिवेल करेगी। राजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिनट बाय मिनट बताया करते थे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स काउंट, डॉक्टर अदनान हो, मरियम नवाज हो, पार्टी के दूसरे रहनुमा हो, ऐसा मसला क्या है रिपोर्ट्स में? नहीं, देखिए, जो रिपोर्ट्स उनको वहाँ पे मैसर आई हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट्स मैंने मीडिया के ज़रिए मुझे भी मालूम हुआ है कि वो अभी अवेलेबल नहीं हुई या वो टेस्ट जो है वो नहीं हो सके। वो रिपोर्ट्स सारी की सारी इनको भिजवाई गई हैं। ये तो बदनीयती पे मबनी ये केस तैयार कर रहे हैं उनकी जो बेल है उसकी कैंसिलेशन का, और ये कह रहे हैं कि हमें मगर कुछ रिपोर्ट्स के उन्होंने नाम लेके कहा है कि नहीं दी गई हैं, और मेडिकल बोर्ड ने कहा है और तारड़ साहब को बाकायदा तौर पर कहा गया कि उन्होंने कमिट किया था कि वो रिपोर्ट्स दी जाएंगी और अभी तक नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से कल डेडलाइन खत्म हो रही है और उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। देखें, बात यह है कि वहां पे जो टेस्ट हुए हैं शाहजेब, उनकी रिपोर्ट्स ही भेजनी है ना। वहां पे अगर डॉक्टर कहता है कि ये 10 टेस्ट करवाएं या ये 4 टेस्ट करवाएं, ये कह रहे हैं कि जी हमें 6 की रिपोर्ट भेजें, उनको जो 4 टेस्ट हुए हैं उनकी भेजनी है ना। प्लेटलेट्स काउंट मांग रहे हैं, प्लेटलेट्स का तो टेस्ट उनके हो रहे हैं, पेट स्कैन, ये टेस्ट उनके हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स ये मांग रहे हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स ये मांग रहे हैं कि आपने ये बताया कि टेस्ट हो गए, इनकी रिपोर्ट भेजें। जो टेस्ट उनके हुए हैं, मिसाल के तौर पे प्लेटलेट्स का टेस्ट है, अगर उसकी रिपोर्ट ये है कि वो स्टेबल हो गए हैं और आइंदा जो है वो कोई ख़तरा है या नहीं है, ये फैसला भी उस डॉक्टर ने करना है, ये इन्होंने नहीं इधर बैठ के करना। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल तजावुज़ कर रहे हैं और अपना केस बना रहे हैं, सिर्फ जो है ये उनकी। तो राजा साहब, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर अदालत में जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर कल कामयाब नहीं हो सकता। अगर कल हुकूमत ने फैसला किया कि वो नवाज शरीफ साहब की जमानत कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स भी बाहर आ जाएंगी, आप लोग अपोजिशन का किरदार भी अदा करना शुरू कर देंगे, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट भी शुरू हो जाएगा और आप लोग अग्रेसिव अपोजिशन में भी आ जाएंगे अगर कल बेल कैंसिल हो गई तो? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। बेल अगर ये कैंसिल करते हैं तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने ये फ़ैसला 8 हफ्ते की बेल दी थी। उन्होंने कहा था कि 8 हफ्ते बाद आपको अगर ज़रूरत हो तो आप जो है वो आप करें अप्लाई गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपकी ज़मानत जो है वो तोसीह ना करे तो आप अदालत के पास आ जाएं। और दूसरा ये भी है कि ये फ़ैसला जो है ये बोर्ड ने किया कि उन्हें बाहर इलाज की ज़रूरत है, ये ना करते, गवर्नमेंट ना फैसला करती। उस वक्त तो ये सारे कह रहे थे, इनकी जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, वो तो लम्हा बलम्हा कह रहे थे कि जी हम तो मियाँ साहब से कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप चले जाएं बाहर, हम तो मियाँ साहब को कह रहे हैं कि आप जब चाहना चाहते हैं चले जाएं। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि जी मैंने अपने स्पेशल डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पे भेजे हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है मियाँ साहब बीमार हैं, उन्हें बाहर चले जाना चाहिए।
तो जब वो बाहर चले गए हैं तो अब वो उन डॉक्टर्स के जो है वो अंडर ट्रीटमेंट हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, अब उनकी राय जो है वो प्रिवेल करेगी। अब इनका जो इन्होंने तरीक़ाकार निकाला है ये लीगली भी और जुडिशली भी जो है ये प्रिवेल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया रसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। लग रहा है कि अदालत में ही नून लीग ये मामला लेकर जाएगी अगर हुकूमत ने उनकी ज़मानत ख़त्म की, और देखते हैं फिर अदालत इस हवाले से क्या करती है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। पुरस्रार कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ और अब तक दुनिया के 15 ममालिक तक फैल चुका है। चीन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। चीन के हर सूबे में अब इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है और 7,700 से ज़ायद अफराद इस वायरस की वजह से बीमार हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में 68 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत के मेंबर ममालिक सर जोड़ कर बैठ गए हैं। आलमी इदारा सेहत आज एक बार फिर इजलास कर रहा है ताकि फैसला किया जा सके कि क्या कोरोना वायरस की वबा को बैनुल-अक़वामी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत के 2 इजलास हो चुके हैं। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है, तशवीश बढ़ती जा रही है। जो अफराद तालीम या मुलाजमत के लिए चीन में मुकीम हैं उनमें भी तशवीश पाई जाती है। वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इस वक्त 28 से 30 हज़ार पाकिस्तानी भी चीन में मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद तलबा की है जो चीन के मुख्तलिफ सूबों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब तक वहाँ मौजूद 4 तालिब इल्म पाकिस्तानी तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीन में फंसे पाकिस्तानी परेशान हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर चीन से निकाला जाए। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तालिब इल्मों की वीडियो सामने आई जिसमें वो अपील करते नजर आए कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, मुश्किलात से 2-4 हैं, हमें निकाला जाए। पाकिस्तान में इन तालिब इल्मों के घर वाले भी परेशान हैं और चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वापस लाने में ताउन करे। हुकूमत चीन में फंसे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं ला रही, ये अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बॉब खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि उन्हें ना वापस लाया जाए? वालिदैन को, तालिब इल्मों को आप क्या पैगाम देंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। 2 बड़ी बुनियादी वजह हैं जी इसकी। पहली वजह यह है कि बतौर मेंबर आलमी इदारा सेहत, आलमी इदारा सेहत ने ये रिकमेंड किया है कि इस वक्त चीन से हमें एवैक्यूएशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये वबा एक वसी तौर पे फैल सकती है पूरी दुनिया में। दूसरी वजह यह है जी कि चीन जहाँ जो कि इसका इफ़ेक्टिव कंट्री है, उन्होंने अपने जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी उस शहर तक महदूद किया हुआ है। ये दुनिया की तारीख़ का पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा मेजर है जो उन्होंने इस वक्त किया हुआ है। 60 मिलियन लोगों को उन्होंने एक तरह से क्वारंटाइन में रखा हुआ है और वजह इसकी यही है कि वो इसे कंटेन करना चाहते हैं अपने इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे एक ज़िम्मेदार हुकूमत है। हमने इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हैं। हमारी दानिश्त में इस वक्त इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और इसके एडवांटेजेस कम हैं, बल्कि ख़तरात हैं। हम इस सिलसिले में बहरहाल अपने जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पे उनकी देखभाल, उनकी फलाह बहबूद, उनका ख्याल रखने के हवाले से मुस्तकिल चीनी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। डॉक्टर साहब जिनकी स्क्रीनिंग हो गई और अगर उनमें वायरस नहीं है से वो मुतासिर हुए उनको भी नहीं लाया जा सकता, उनके हवाले से क्यों फैसला किया गया? जी वुहान में तो जी देखें ना कि चीन में इस वक्त जितने भी लोग हैं वो सब लोगों को तो ये वायरस पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चीन ने खुद उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई हुई है कि लोग आ जा नहीं सकते उस शहर में। तो आपको ये नहीं पता, और सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं हुई और ना हो सकती है, क्योंकि इसका जो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको तो सिर्फ उस सूरत में यूज़ किया जाता है कि जब आपको कुछ अलामतें ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं। ज़ाहिर है जो मेडिकल बुनियादों पर आप बात कर रहे हैं वो समझ में आ रही है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप इस वक्त नहीं वहाँ से ये फ़ैसला कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे आलमी ममालिक उन्होंने फ़ैसला किया है, मगर एक जो अहम बात है वो ये कि ज़ाहिर है किसी भी शहरी के लिए ये एक बहुत मुश्किल बात है कि आप उसे बता रहे हैं कि जी आप आ नहीं सकते अपने मुल्क में वापस, और ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल है ये बात सुनना, उसके घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कम अज़ कम फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि ये शिकायत भी है कि जी
एम्बेसी ने नंबर बंद कर दिए हैं, हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा, कम से कम ताउन किया जाए, रियासत नज़र आए कि जी ये फैसला ज़रूर हुआ है मगर हम आपके साथ खड़े हैं, वालिदैन को भी नज़र आए कि रियासत खड़ी है। ये शिकायत क्यों आ रही हैं? जी असल में बात यह है जी कि जो चंद शिकायत आई हैं उसके मुकाबले में हमें इससे ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी कि उनका सही ख्याल रखा जा रहा है, और चंद एक तो इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं कि वो ये कह रहे हैं जी कि आपने ठीक फ़ैसला किया। बात यह है कि जब इस तरह की बात उठती है तो वो एक बड़ी स्टोरी बन जाती है कि जिसमें लोग ये मतलब शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। पॉइंट ये है जी कि रियासत हुकूमत बिल्कुल अपने लोगों के साथ खड़ी है। हम लोग तमाम लोगों के साथ सफारत खाने के हवाले से भी, हमारे हवाले से भी, पिछली वफाकी काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके बारे में हदायत हमें दी हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, कब एक्ट करना है, कैसे करना है। बिल्कुल जी, मतलब हमें अपने बच्चों की उतनी ही फ़िक्र है बतौर गवर्नमेंट जितनी के इन फैमिलीज़ के को है जिनके बच्चे वहाँ पे हैं। लेकिन आपको कई दफ़ा हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर ओन पीपल। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि किन बुनियादों पर हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।